हम्म। नमस्कार भाई सभी को, राम राम सभी को भी। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उल्फांग बातें ना करते हुए हम क्लास शुरू कर रहे हैं सीधी सी। और आज है हमारा पार्ट साइंस का, केमिस्ट्री का सेकंड। तो चलिए, कल हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था। जो बच्चे हैं भाई लाइव आए वो जल्दी आ जाया करो। पहले बता देते हैं, क्लास में अनाउंस कर देते हैं कि साइंस का पार्ट 2 है हमारा, किसका, केमिस्ट्री का। तो चलिए, लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था किस पर। नमस्कार भाई, गुड आफ्टरनून सबको। हाँ जी, तो चलिए, केमिस्ट्री में हमारे पास लास्ट जो चीज मैंने बताई थी आपको, ये बताई थी कि हमारे पास गामा रे की वेलोसिटी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गामा रे की वेलोसिटी क्या होती है। और इसी के अंदर क्वेश्चन आपसे, हाँ भाई गुड आफ्टरनून सभी को, शेयर भी कर देना भी क्लास। मैंने शेयर नहीं किया, आप लोग ही कर देना, ठीक है। तो देखो, तो गामा रे की वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वैसे अगर आपसे यहां पे एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि गामा रे किस प्रकार की तरंगों का हिस्सा है, गामा रे इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रेडिएशन, या वेव किस प्रकार की तरंगों का हिस्सा है, किस प्रकार की तरंगों का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए शाबाश, कि जो गामा रे है हमारे पास वो किस प्रकार की वेव का पार्ट माना जाता है। तो नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, नंबर 2 लिखिएगा ये आपके पास रेडियो वेव का पार्ट है, नंबर 3 माना जाता है इंफ्रा रेड का, और नंबर 4 लिख देगा नन ऑफ दीज। ऐसे आएगा क्वेश्चन कि हमारे पास गामा जो रे है उनको हम किस तरंग का हिस्सा मानते हैं, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ वेव, यानी ये वेव आपको दी हुई है, इनमें से ये किसका हिस्सा है। राम राम भी सभी को, नमस्कार। तो चलिए भी बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या लगा के आओगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छे से दिमाग में डाल लेना ये बात कि जो गामा रे होती है वो किसका हिस्सा माना जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में रखना इसे। प्रणाम भाई। हाँ जी, तो अब आता है हमारे पास इसके आगे। अब अगर आप लोगों से एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि गामा, अल्फा और बीटा में से सबसे कम वेलोसिटी किसकी होती है। अब क्वेश्चन आएगा वेग के आधार पर, ऐसे क्वेश्चन लिखता है, हिंदी में बता देता हूं पहले। वेग के आधार पर कौन सा सही है, कौन सा सही है। इंग्लिश का मतलब, इसमें इंग्लिश में लिखें ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के आधार पर विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ऐसे देगा, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। तीसरा लिखेगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। तीसरा लिखेगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। नंबर 4 लिखिएगा नन ऑफ दीज। तो हमारे पास कौन सा सही होगा कि वेग के आधार पर अल्फा बीटा और गामा में कौन सा संबंध सही है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को 3 पार्टिकल मैंने बता दिए हैं, अल्फा बीटा और गामा। इन तीनों पार्टिकल के बेस वेलोसिटी का रिलेशन पूछ ले कि क्या रिलेशन होगा, तो बताइए हमारे पास आंसर क्या आएगा, बताइए। हाँ भाई, आप लोग बताइए, ठीक है। तो आंसर आप क्या लगा के आओगे, पहला क्या लगा के आओगे, पहला कि अल्फा की वेलोसिटी बीटा से कम होती है और बीटा की वेलोसिटी गामा से कम होती है, ठीक है। तो याद रखना, हमारे पास अगर रिलेशन किसका पूछ ले, वेलोसिटी का, यानी वेग के आधार पर पूछ ले, तो अल्फा का वेग बीटा से कम होता है, बीटा का वेग गामा से कम होता है। क्लियर है ये चीज, बता सकते हो ऑर्डर। तो ये आपका बढ़ते वेग का क्रम बोला जाता है हिंदी वालों के लिए।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है, इसे लिख लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रभावित कौन करता है बताइए, शाबाश। तो गामा किरणें कौन करती है, गामा किरणें, ठीक है। तो ये तो थे रिलेशन नॉर्मली। अब आता है वैद्युत अक्षेत्र के साथ संबंध। वैद्युत अक्षेत्र के साथ संबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, अच्छे से याद रखना कि हमारे पास वैद्युत अक्षेत्र के संबंध का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अल्फा कण वैद्युत अक्षेत्र के किस इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाते हैं, किस इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाते हैं, यानी दे डाइवर्ट टू विच इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जैसे आपके पास ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की प्लेट है और दूसरे साइड नेगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये आपके पास पार्टिकल निकल रहे हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि अल्फा जो कण है वो वैद्युत अक्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के किस इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाएगा, यानी डिफ्लेक्ट टूवर्ड विच इलेक्ट्रोड। तो जल्दी बताइए, मैंने कल बताया था कि अल्फा कण पे चार्ज कैसा होता है। अल्फा कण पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव है तो वो उल्टी प्लेट पे जाएगा, उल्टी प्लेट पे जाएगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, नेगेटिव। तो किस ओर चलेगा वो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा कण हमेशा किस इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ते हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नेगेटिव की ओर, ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि बीटा कण किसकी ओर मुड़ते हैं, फिर पॉजिटिव की ओर। बीटा कण किसकी ओर मुड़ते हैं, पॉजिटिव। तो ये जो धारा निकल रही है, ये जो आपकी कौन से पार्टिकल की होगी, बीटा। ये जो धारा निकल रही है ये किसकी होगी आपके पास, अल्फा। और जो दोनों की तरफ नहीं मुड़ती, ना तो प्लस की तरफ और ना ही माइनस की तरफ, तो वो आपके पास किस में होती है, गम में होती है। तो गम में होती है तो क्या है, गामा किरणें। कौन सी होती है, गामा किरणें। तो गामा किरणें ऐसी किरणें हैं जिनके पास ना तो द्रव्यमान होता और ना ही आवेश होता। क्या नहीं होता, कि गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली ऐसी किरणें हैं जिनके पास, याद रखोगे आप, जिनके पास ना तो आवेश है, ना तो आवेश है और ना ही द्रव्यमान है, ना ही द्रव्यमान है। इनके पास दोनों चीजें नहीं होती। तो याद रखो कि गामा किरणें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ऐसी रेडिएशन निकलती है जिनके पास ना तो क्या है, आवेश है और ना ही द्रव्यमान है। तो इसलिए हम गामा किरणों को क्या कह सकते हैं, फोटोन। क्या कह सकते हैं, फोटोन। अब क्वेश्चन लिखिए कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से दे देते हैं आपको। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर का जो उपचार किया जाता है वो आपके किस तत्व से, किस तत्व समस्थानिक से होता है, किस तत्व समस्थानिक से होता है, यानी विच रेडियो आइसोटोप, यानी विच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कौन से तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रिलेशन दे देगा C60, नंबर 2 दे देगा C200, तीसरा दे देगा आपके पास Na24 और नंबर 4 दे देगा नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यादातर बच्चे इसमें मार खा के आते हैं। जब C60 लिखा होता है ना तो इसी पे निशान मार के आते हैं, जो कि एक तरह से गलत है, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या है, गलत है। तो ये निशानी अच्छे से पहचान लेनी है कि मैक्सिमम बच्चे इस C को देखकर और इस 60 को देखकर जल्दी से निशान लगा के आता है, जो 101% क्या होगा, गलत होगा। इसमें आंसर क्या लगा के आओगे, नन ऑफ दीज है।
ठीक है, तो इसलिए आपको सही से फोकस करना है। CO लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? CO। और CO लिखकर क्या लिखा होगा? 60। तो ये हमारे पास क्या होगा? कोबाल्ट 60। क्या होगा? कोबाल्ट 60। ठीक है, C का मतलब है कार्बन। लिख लो, इसका भी बता देता हूं। ये क्या जुगाड़ है? ये आपके पास जो C60 लिखा है ना, ये हमारे पास फुलरीन होता है। क्या होता है? फुलरीन। अच्छे से याद रखना कि आपसे अगर पूछे कि ये C60 क्या है, तो C60 आपके पास फुलरीन है। क्या होती है फुलरीन? लिख देता हूं यहां पे। कार्बन का कृत्रिम अपरूप है ये। क्या चीज है? कार्बन का कृत्रिम अपर रूप, यानी कार्बन एलिमेंट का आर्टिफिशियल एलोट्रोप होता है ये। क्या होता है? कार्बन का आर्टिफिशियल एलोट्रोप होता है। कौन? फुलरीन, जिसे हम क्या कहते हैं? C60। और कोबाल्ट कौन सा होता है? CO60। तो कोबाल्ट का यह आइसोटोप कौन सी विकिरणें छोड़ता है? ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी विकिरणें छोड़ता है? तो गामा कौन सी विकिरणें छोड़ता है आपके पास? विकिरणें कौन सी होती है? गामा रे। कौन सी होती है? गामा रे। ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग बताओगे कि आवर्त सारणी में तत्वों का स्थानीय मान। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं सारे HSC ने पूछ रखे हैं, ये जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ। तत्वों का स्थानीय मान, तत्वों का स्थानीय मान ऐसे देगा। तत्वों का स्थानीय मान आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कौन से मूल कण, कौन से मूल कण दर्शाते हैं? इसका मतलब है कि इन पीरियोडिक टेबल प्लेस ऑफ एलिमेंट्स, इन पीरियोडिक टेबल प्लेस मीन स्थानीय मान ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड दर्शाते हैं विच फंडामेंटल पार्टिकल, विच फंडामेंटल पार्टिकल। कार्बन भी करवाएंगे, टेंशन ला लो, बायोलॉजी भी करवाएंगे, इंपॉर्टेंट सारा करवाएंगे। ठीक है, पर आप जुड़े रहिए, बेधड़क रहिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी ठोकते रहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आंसर क्या लिखा मिलेगा? जैसे आप लोगों को कहेगा प्रोटॉन, नंबर 2 लिखेगा वो आपके लिए इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 लिखेगा एटॉमिक नंबर, नंबर 3 लिखेगा एटॉमिक नंबर, और नंबर 4 लिखेगा न्यूट्रॉन। तो आपके पास आंसर क्या होगा? बहुत खास चीज है ये, इंपॉर्टेंट है कि तत्वों का स्थानीय मान आवर्त सारणी में कौन से मूल कण दर्शाते हैं। तो आंसर क्या लगा के आओगे? प्रोटॉन लगा के आओगे। ठीक है, यहां क्वेश्चन बड़ा औचित्य है ये, क्योंकि मैक्सिमम लोग या तो आंसर लगा के आएंगे एटॉमिक नंबर, फिर से क्या भैंस डूब गई पानी में। ठीक है, क्यों? अगले ने ये पूछा ही नहीं। अगले ने क्या पूछा है? मूल कण पूछा है, फंडामेंटल पार्टिकल पूछा है कि कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो एलिमेंट का स्थान निश्चित करते हैं। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो कौन से पार्टिकल करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन करते हैं। अच्छे से याद रखना। क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन आता है एक कि एटॉमिक नंबर, ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। एटॉमिक नंबर किस मूल कण के बराबर माने जाते हैं? किस मूल कण के बराबर माने जाते हैं? कि एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू विच फंडामेंटल पार्टिकल, कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो किस मूल कण के बराबर माने जाते हैं। इक्विवेलेंट टू विच एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर 1 दे देगा आपके पास यही प्रोटॉन, दूसरा दे देगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, और तीसरा दे देगा आपके पास न्यूट्रॉन, और चौथा आपके पास दे देगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो फिर से आंसर क्या लगा के आओगे? प्रोटॉन। क्या लगा के आओगे? प्रोटॉन। तो याद रहे एटॉमिक नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। दोनों की दोनों
किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। कहने का अर्थ है जैसे आप लोग खुंटे पे भैंस को बांधते हो, ठीक है, तो निर्धारित ये करता है, सांकड़ से भैंस नहीं बंधती, किससे बनती है? खुंटे से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को एटम में रोकता कौन है? न्यूक्लियस। कौन रोकता है? न्यूक्लियस। तो इसलिए जो भी पार्टिकल टिका हुआ है वो किसके कारण टिका हुआ है? न्यूक्लियस के कारण। तो इसलिए न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं कौन है? प्रोटॉन। तो सारा एटम का कारोबार किस पे चलता है? प्रोटॉन पे चलता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से याद रखना कि एटॉमिक नंबर हम किससे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है? तो चलिए अब आगे। अब आता है इसी की खोज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो मैंने कल बता दिया था। रेजिन पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल परमाणु के लिए किसकी देन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिन ऐसे देगा, रेजिन पडिंग मॉडल ऐसे लिखेगा वो, रेजिन पडिंग मॉडल, या लिखेगा वाटरमेलन, वाटरमेलन मॉडल परमाणु का किसकी देन है? परमाणु का किसकी देन है? जल्दी से बताओ भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी ये पहला मॉडल था जो किसने दिया था? बताया था कल मैंने, पहली चीजों के बारे में मैंने कल ट्रिक भी दी थी कि डीजे जे थमे ना तो ईगो पे नाच, ठीक है। तो उसी के अंदर क्या है, हमारे पास पहला बंदा कौन आता है जो परमाणु का मॉडल प्रदर्शित करता है? वो है हमारे पास जे टॉमसन। कौन है हमारे पास? जे टॉमसन। तो जे टॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल चित्रित किया था और उसका नाम क्या रखा था? वाटरमेलन मॉडल और रेजिन पडिंग मॉडल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो बीज हैं वो किसकी तरह माने गए? वाटरमेलन मॉडल में जो सीड्स हैं वो क्या माना गया, और जो खाने वाला भाग है उसे उसने क्या माना? दोनों इंपॉर्टेंट है कि उसने ये कहा कि परमाणु एक तरबूज की तरह है और इसमें क्या है, ये छोटे छोटे बीज हैं। इन बीजों को उसने क्या कहा? जल्दी बताइए कि ये बीज आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो बाकी खाने वाला हिस्सा है उसे उसने क्या माना? पॉजिटिव चार्ज। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ दोनों अच्छे से याद रखनी है, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि इसमें यह क्वेश्चन उठता है कि जे टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में नेगेटिव चार्ज किसे माना? तो वो लिखेगा बीज को, खाने वाले लाल गुद्दे को, उसके छिलके को, या सभी को, ठीक है। तो उस तरबूज मॉडल में उसने नेगेटिव चार्ज किसको लिया था? बीज को लिया था, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज किसे माना था? खाने वाले हिस्से को। किसको माना था? खाने वाला जो लाल गुद्दा होता है। क्लियर है? तो ये मॉडल था किसका? हमारे पास जे टॉमसन का। इसके बाद अच्छे से नाभिक की खोज किस मॉडल से संबंधित है? क्वेश्चन उठता है हमारे पास नेक्स्ट, ऐसे पूछेगा आपसे कि परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज किस मॉडल से संबंधित है? खोज किस मॉडल से संबंधित है? तो किस मॉडल से संबंधित है बचाओ भी पहलवानों? हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस डिस्कवरी कोरिलेट टू विच मॉडल ऑफ एटम। तो बताइए, शाबाश, साइंस वाले बच्चे भी हैं, कि न्यूक्लियस की जो खोज है वो परमाणु के किस मॉडल से संबंधित है? हाँ जी, उसका नाम क्या है ये बताओगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो जो मॉडल है वो नाम से जाना जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसे बोलते हैं रुदरफोर्ड का परकिरणन परीक्षण। क्या बोलते हैं? रुदरफोर्ड का परकिरणन परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखो कि अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक की खोज का तथ्य किस परमाणु मॉडल से जुड़ा हुआ है, तो रुदरफोर्ड मॉडल से जुड़ा हुआ है। रुदरफोर्ड ने इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन उठ के आता है कि नाभिक जो नाम है वो किसकी देन है? नाभिक कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं?
न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नाम किसने दिया था? रुदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। अब उसने ये भी कहा कि जो भी पूरे परमाणु का भार केंद्रित है वो कहाँ है? बीच में है। और किस में है? वो नाभिक में है। ये बात भी बोली। उसने ये भी कहा कि ज्यादातर हिस्सा परमाणु का खाली है। क्या है? खाली है। और उसी खाली हिस्से में चक्कर लगाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं नाभिक के चारों, वो कैसे पथ में गमन करते हैं? ठीक है, तो वृत्तीय गमन। ये बात किसने बोली थी? रुदरफोर्ड ने बोली थी कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते हैं वो कैसे पथ में चक्कर काटते हैं? वृत्तीय पथ में। ठीक है, इस वृत्तीय पथ को नाम क्या दिया था उन्होंने? ऑर्बिट। क्या नाम दिया था? ऑर्बिट। ऑर्बिट को वैसे हम क्या कहते हैं? कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। तो हमारे पास रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में कई चीजें आई, पर इनको हटा दीजिए। यहां से क्वेश्चन आपको जो याद रखना वो लिखिए। क्वेश्चन ये आता है कि नाभिक का आकार क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि व्हाट्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड व्हाट्स द साइज ऑफ एटम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के नाभिक का आकार। तो साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस का आकार क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? नंबर 1 लिखा होगा, एक फेम्टो। एक फेम्टो। नंबर 2 लिखा होगा, एक नैनो। एक नैनोमीटर। तीसरा देगा एक ओंगस्ट्रॉम। एक ओंगस्ट्रॉम। और चौथा दे देगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके भाई, जीनियर सर, सुभाष सर, नमस्कार सर, कैसे हो? हाँ जी, बताइए। तो परमाणु के नाभिक का आकार क्या होगा? जल्दी बताइए भाई। तो परमाणु के नाभिक का आकार इनमें से क्या होता है? जल्दी बताइए। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बताया हुआ भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार उठ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अच्छे से याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगा के आओगे? 1 फेम्टो। 1 फेम्टो का मतलब होता है 1 फर्मी लेवल। क्या होता है? 1 फर्मी लेवल, 10 की पावर -15 मीटर। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बड़े ध्यान पूर्वक देखकर लगाना है। कैसे? यानी फेम्टो क्या होता है? एफ। फै आ गया। ठीक है, पै पै की साउंड है तो 15। ठीक है, न आ गया तो 9। ठीक है, ओंगस्ट्रॉम। ओंगस्ट्रॉम का मतलब ओ का मतलब है 1 और 0, 10। 10 की -10। नैनोमीटर होता है 10 की -9। ओंगस्ट्रॉम होता है 10 की -10। और ये एस्ट्रोनॉमिकल क्या होती है? जल्दी ये बताइए मुझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एक और उठा लेते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को वैसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। तो ये खगोलीय इकाई क्या चीज होती है भाई? बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा, मैं कह रहा हूं सही चल रहा है। ठीक है, तो बताइए, चलो शाबाश, कि एक ओंगस्ट्रॉम क्या चीज होती है? सॉरी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? जल्दी बताइए। आपके पास क्वेश्चन ये है, एक खगोलीय इकाई क्या होती है? खासकर साइंस वाले स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शन दे देता हूं कि अगर आपसे पूछ ले 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ऐसे लिखिएगा 9.46 10 टू द पावर -15 मीटर। नंबर 1। नंबर 2 देगा 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर। तीसरा दे देगा 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। और चौथा दे देगा आपके पास 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, यानी एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? ठीक है, तो आंसर क्या लगा के आओगे? ठीक है, तो 10 की पावर 11 आनी चाहिए। क्या ध्यान रखना है? 10 की पावर 11।
ठीक है, तो 10 की पावर 11 रहेगी, वो आपका आंसर रहेगा। एक खगोलीय इकाई होती क्या है? वेरी गुड, हम बच्चों ने कईयों ने ऑप्शन सी लगाया, कईयों ने बी लगाया। ऑप्शन क्या आएगा आपका? बी। ये होती क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, यानी 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। कितना होता है? 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, उसे क्या कहा जाता है? एक खगोलीय इकाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने 3 चीजें लिखी है, तीनों ही इकाइयां हैं, ठीक है, लिख लेना। इसे कहा जाता है 1 AU, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक खगोलीय इकाई है। और जो नंबर 2 लिखी है, जल्दी से बताइए ये क्या है? ठीक है, ये भी एक दूरी का मात्रक है, इसकी भी वैल्यू हम यूज करते हैं और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसे कहा जाता है 1 लाइट ईयर। क्या कहा जाता है? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि सूर्य का प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है? कि सूर्य का प्रकाश जो एक वर्ष में दूरी तय करता है, उसे क्या कहा जाता है? 1 लाइट ईयर। पारसेक, लास्ट वाली क्या है? पारसेक, ठीक है, इसे बोलते हैं पैरेलैक्स सेकंड। क्या बोला जाता है? पैरेलैक्स सेकंड। यानी जो एक एस्ट्रोनॉमिकल आर्क बनाने के लिए जो त्रिज्या काम आती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? एक पारसेक। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई, अगर क्वेश्चन आएगा तो किसका लगा के आओगे? पारसेक का लगा के आओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये है, ठीक है, हाँ, ऐसा भी बच्चे कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस में आया है कि क्वेश्चन अगर दूरी के मामले में पूछे कि सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी है, तो कौन सी होती है? पारसेक। ठीक है, सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी लेते हैं आप? पारसेक लेते हैं, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। चलिए अब आगे हम बात करते हैं फिर से कि एक परमाणु का आकार संभवतया हो सकता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? लगभग 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, परमाणु का जो संभवतया यानी पॉसिबिलिटी साइज ले लें हम, तो कितना लिया जाता है? लगभग 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की -10 मीटर के बराबर माना जाता है। ठीक है, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, लिख लो कि परमाणु का आकार, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार माना जाता है कितना? तो परमाणु का जो साइज है वो कितना माना जाता है? 10 की पावर 10 मीटर ये होता है। इसे बोलते क्या है वैसे? 1 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन कई बार ये लिख देता है कि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार बटे नाभिक का आकार बटे नाभिक का आकार किसके बराबर होता है? बताइए जल्दी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साइज ऑफ एटम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, कि जो आपके पास साइज ऑफ एटम है और नीचे साइज ऑफ क्या है? न्यूक्लियस। तो परमाणु का आकार बटे नाभिक का आकार, दोनों का अनुपात ले लें तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। हाँ जी, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? कि परमाणु का आकार तो है 10 की -10, नाभिक का आकार कितना लिया था? 10 की -15। तो ये 10 की -15 उठकर कहां चली जाएगी? ऊपर। तो 10 की पावर प्लस की 15 होगी। अब 10 की -10 और 10 की 15 कितना बचेगा आपके पास? 10 की पावर 5। तो इसलिए याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परमाणु का आकार नाभिक से कितना बड़ा होता है? कि परमाणु का जो आकार है वो नाभिक से कितना बड़ा होता है? 10 की घातांक 5। तो 10 की घातांक 5 बड़ा होता है किससे? नाभिक के आकार से। तो नीरज बताएंगे 10 की 5 कितना होता है? 1 लाख। ठीक है, कितना होता है? 1 लाख, 1 मिलियन नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग? 1 लाख गुना क्या होता है? 1 लाख गुना बड़ा होता है किससे? किससे होता है? नाभिक से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब बात आती है हमारे पास बोहर का मॉडल। तो बोहर ने इनके बारे में क्या लिखा?
उसने कहा कि दोनों बातें लिखी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में चक्कर काटते हैं तो उन कक्षा की ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। दूसरा, उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उनका कोणीय संवेग भी हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड। ये दो बातें अच्छे से याद रखो, इनको छोड़ दो, बाद में भी बताएंगे इसके बारे में। पहले लिखो कि बोहर ने, क्वेश्चन ये उठता है कि बोहर ने ऊर्जा कक्ष को नामांकित किया, नामांकित किया, यानी उसने जो एनर्जी ऑर्बिटल हैं उनको रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया, नाम लिख लेना उनके, के, एल, एम और किससे किया, एन से। उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काटते हैं वो ऊर्जा सतर है। ऊर्जा सतर को नाम क्या दिया गया, एनर्जी लेवल को नाम क्या दिया गया, एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, ऊर्जा कक्ष, वो ऊर्जा कक्ष कौन से थे, के, एल, एम और एन। ठीक है, इनके लिए कौन सी क्वांटम संख्या निर्धारित है, तो सामान्य क्वांटम संख्या, उसको हम लिखते क्या है, एन से। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर एन का मान कितना हो, एक, तो ऊर्जा कक्षा कौन सी होती है, के होती है। इस के को कहते हैं के सेल। क्या बोलते हैं, के सेल। के को अगर इंग्लिश में नाम लिया जाता है तो के सेल, और वैसे कौन सी है, के कक्षा। ठीक है, ये किस पे निर्धारित होती है, एन के मान पर। किस पर निर्धारित होती है, एन के मान से निर्धारित होती है कि परमाणु में ऊर्जा कक्ष कौन सा होगा। इस एन को कहते क्या है, वो लिख लेना आप, सामान्य क्वांटम संख्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे आ जाओ। अब n का मान जब एक सामान्य क्वांटम संख्या, ठीक है, अब आगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि n का मान 2 हो तो कौन सा ऊर्जा स्तर होता है। तो याद रखना, अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है तो परमाणु में कौन सा ऊर्जा स्तर होगा, विच एनर्जी लेवल। तो हमारे पास उस परमाणु का ऊर्जा स्तर कौन सा लिया जाएगा, L। और जब आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 3, तो आपके पास क्या लिया जाएगा, n। और जब n की वैल्यू कितनी है, 4, तो आपके पास क्या लिया जाएगा, n। वेरी गुड। तो हमारे पास, ठीक है, नहीं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, अब लिख लो कि बोहर के सूत्र अनुसार एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की सर्वाधिक संख्या किससे लिखी जाती है। लिख लेना कि बोहर के अनुसार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोहर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के अनुसार एक कक्षा में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने। एक कक्षा में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने। ऑप्शन नंबर 1 लिखा मिलेगा 2, दूसरा लिखा मिलेगा 2n, तीसरा लिखा मिलेगा 2n², और चौथा लिखा मिलेगा 4n। ऐसे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों से पूछे कि बोहर के अनुसार एक कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो वो कितनी आएगी आपके पास, 2n² होती है। कितनी होती है, 2n²। इसके साथ ही आपसे ये भी टुच्चे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यदि, लिखो शाबाश, ये भी बता सकते हैं, यदि n का मान 1 हो तो कक्षा होगी, तो कक्षा होगी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐसे दिया जाता है कि नाभिक के पास, पहला ऑप्शन, दूसरा देगा नाभिक से दूर, तीसरा देगा अनंत, और चौथा देगा नाभिक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास n का मान कितना आ जाए, 1 हो,
तो कक्षा होगी, तो देन ऑर्बिट बी कहां होगी? वो आपके नाभिक के पास, नाभिक से दूर, अनंत या नाभिक के अंदर। तो बताइए शाबाश, क्या होगा भाई? तो आंसर आएगा इसका नाभिक के पास। क्या लगाओगे आप? नाभिक के पास, यानी क्लोज टू द न्यूक्लियस। क्या होती है? क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो हमारे पास अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि n का मान 1 है तो ऑर्बिट होगी, तो ऑर्बिट कहां होगी? सेल कहां होगी? क्लोज टू द न्यूक्लियस और वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये भी वर्ड लग सकता है, बट नेवर इनसाइड, नाभिक के अंदर कभी नहीं होती। तो अंदर वाला पोर्शन आ जाए तो कांटा पहले ही लगा लेना, दूसरा अनंत वाला आ जाए तो वो भी कांटा लगा लेना, ठीक है। दो तो उड़ गए, बचे कौन से? दो। अब n का मान क्या है? कम। कम में तो चीज क्या होगी? पास। इसका मतलब कहां होगी? नाभिक के पास होगी, ठीक है। चलिए अब बता देते हैं आपको इलेक्ट्रॉनों के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए, n का मान आपके पास कितना हो? 1, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखो n का मान जैसे ही आ जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिए 2n²। तो 2 लगा दिया, 1 का वर्ग कर दो और क्या बनेगा आपके पास? 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए n का मान कितना है? 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू कितनी हो जाए? 2, तो कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 का वर्ग, तो आपके पास कितने आएंगे? 8। और यहां पे कक्षा कौन सी होगी? L। तो K में इलेक्ट्रॉन कितने बने? 2। L में कितने बने? 8। तीसरा, अगर हम n की वैल्यू कितनी लेते हैं? 3, तो कौन सी होगी कक्षा हमारी? M। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे निकालोगे? 2 गुणा 3 का वर्ग, तो कितना आएगा? 2 गुणा 9, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18। हो गया। हाँ, उसके बाद n की वैल्यू कितनी हो? 4, तो आपके पास ऑर्बिट कौन सी होगी? n। तो हमारे पास जो सेल है वो कौन सी होगी? n। और 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा? 2 इंटू में 16, वैल्यू कितनी होगी? 32, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, पूछा तो जा सकता है। डीके जांगड़ा कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एलवान है, अगर मैं क्वांटम संख्या करवाऊं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है वैसे चीजें तो, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो कि हमारे पास ऑर्बिटल एक होता है तल कैसा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब आप लोगों से क्या पूछी जा सकती है? एक कक्षा होती है और एक उप कक्षा होती है, यानी सब लेवल बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? एक होता है सब सेल और एक होता है सेल। तो सेल में जैसे आपके पास जो ऑर्बिटल आती है वो कौन कौन सी आती है हमारे पास? sp,d,f। तो वैसे ही सब लेवल हमारे पास क्या माने जाते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपकी कौन कौन सी है बताइए शाबाश, कि ऑर्बिटल कौन सी प्रयोग करते हैं हम किसी भी परमाणु में भरने के लिए? जैसे आपके पास ऑर्बिटल ये ली जाती है sp, d और f, ये किस काम आती है? इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम राइट डाउन करते हैं उसमें हम ऑर्बिटल कौन सी प्रयोग करते हैं? sp, d और f। यहां पे क्वेश्चन जो अजीब तरीके से उठता है पहले वो बताते हैं, वो लिखो कि किसी परमाणु में क्वेश्चन आता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सारा ज्ञान यानी ऑल ऑफ द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गिवन बाय विच नंबर, यानी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सारा ज्ञान कौन सी संख्या बताती है? कौन सी संख्या बताती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। कि हमारे पास किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सारा ज्ञान देने वाली संख्या है वो कौन सी है? डीके जांगड़ा प्लीज क्या बताऊं? वेलोसिटी स्पीड वाले करवा दो। अच्छा, वेलोसिटी स्पीड वाले भी आएंगे, इसमें करवाऊंगा जब मैक्सवेल थ्योरी आएगी, ऐसी क्या बात है।
ठीक है, तो चलिए, किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन का सारा ज्ञान कौन सी संख्या देती है हमें? क्वांटम नंबर देता है। कौन देता है? क्वांटम नंबर, यानी इसे बोलते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम संख्या का समुच्चय। क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या का समुच्चय। क्वांटम संख्याएं कितनी है? आपसे अगर पूछ ले कि क्वांटम संख्याएं कितनी हैं, तो क्वांटम संख्याएं कितनी है भाई? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक दे देगा 4, दे देगा 3, फिर दे देगा 8 और फिर लिख देगा आपके पास 2n²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कि क्वांटम संख्या हमारे पास कितनी है। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से पूछे कि क्वांटम संख्याएं कितनी आंकी गई है, तो हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स यूज, कितने करते हैं भाई? 4 यूज करते हैं। कितने यूज करते हैं? 4। कौन कौन से यूज करते हैं वो भी लिख लो, उनके संकेत के साथ बता देता हूं कि अगर हमारे पास क्वांटम संख्या पहली प्रयोग करें तो वो हमें ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर है, नाम लिख देता हूं, डिटेल हम कल करेंगे। पहली क्वांटम संख्या कहा जाता है किससे? n से। इसे बोलते हैं प्रथम क्वांटम संख्या, जिसका नाम है सामान्य क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। क्या क्या बोलते हैं? कई नाम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैसे नाम क्या है इसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वैसे इसका नाम क्या है? प्रथम, प्राइमरी, प्रिमिटिव। दूसरा नाम क्या दे सकते हो? सिंपल, सामान्य। तीसरा नाम क्या दे सकते हो हिंदी में? प्रधान क्वांटम संख्या। और इंग्लिश में नाम क्या है इसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करते हैं हम? n से। नंबर 2 कौन सा आता है भाई? क्वांटम संख्या दूसरी, l। इसे क्या कहते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, द्वितीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसे? द्वितीय क्वांटम संख्या। और तीसरी आपके पास कौन सी होती है? m। इसे नाम दिया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा और लास्ट जो होता है वो क्या लिखा जाता है? s को कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रीय क्वांटम संख्या। तो हमारे पास लास्ट वाली कौन सी है? चक्रीय क्वांटम संख्या। तीसरी कौन सी है? मैग्नेटिक यानी चुंबकीय। दूसरी कौन सी है? एजीम्यूथल, जिसे हम कोणीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय। लिख लेना, दूसरी का नाम क्या है एक और? कोणीय। वैसे उसे कहते हैं द्वितीय। और पहली का नाम क्या है हमारे पास? सामान्य या प्रधान, या क्या कह सकते हो? प्रथम। तो ये हमारे पास कितनी क्वांटम संख्याएं हैं? 4। तो डिटेल हम इनके बारे में कल करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज के लिए इतना भी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो नया बंदा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और मैथ की जो क्लास है वो आपको हर रोज सुबह मिला करेगी। इस टाइम आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैथ की क्लास नहीं डालते। इलिप्स का सेकंड पार्ट डाल दिया है, आज हाइपरबोला का नेक्स्ट कल आपको सुबह मिल जाएगा।